मध्यकालीन इतिहास में देखिए भारत पर मुस्लिम आक्रमण देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। ध्यान रखना, मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में और जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का है सऊदी अरब में, ये भी याद रखना, मक्का सऊदी अरब में है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। भारत की जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था अरबों ने पहली बार। ये ध्यान रखना, प्रथम बार जो है भारत की जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था अरबों ने। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय की गई 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय की गई थी 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था और मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय की गई थी 712 ईस्वी में। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। गजनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन। इंपॉर्टेंट है, गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। अल्पतगीन। चंदेल शासक महमूद गजनवी से नहीं पराजित हुआ था, वो था विद्याधर। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से नहीं पराजित हुआ था वो था विद्याधर। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। शहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था महमूद गजनवी के दरबार से। शहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था महमूद गजनवी के दरबार से। शहनामा के लेखक फिरदौसी संबंधित था महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और अलबरूनी जो है प्रसिद्ध इतिहासकार और मुस्लिम विद्वान था। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था अलबरूनी। अलबरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में। अलबरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में। महमूद गजनवी के साथ आया था तो 1000 कुछ ईस्वी में आया होगा, तो 11वीं शताब्दी में अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए महमूद गजनवी ने। एक तरफ संस्कृत में मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे महमूद गजनवी ने। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीम द्वितीय, अथवा इनका नाम था मूलराज द्वितीय। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीम द्वितीय या इनका नाम था मूलराज द्वितीय ने। भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था। गौरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में और यह युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। गौरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन द्वितीय का युद्ध। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन द्वितीय का युद्ध। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम, तो सबसे पहले आया महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज़ खां, तैमूर। महमूद गजनवी,
मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। और एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के, एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे महमूद गजनवी ने। और गौरी ने क्या किया है, गौरी ने जो है देवी लक्ष्मी की आकृति के बने हुए सिक्के जारी किए थे। वह मुस्लिम शासक जिसने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई है गौरी, और संस्कृत मुद्रा लेख के चांदी के सिक्के जारी किए थे महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम एकता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम एकता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, मोहम्मद गौरी का दास था। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी, मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी का दास था। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा है एक मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा है एक मस्जिद। प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण, प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया इल्तुतमिश ने। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी थी लाहौर, और दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया इल्तुतमिश ने। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए वो था इल्तुतमिश। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम, गुलाम का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश के लिए। गुलाम का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था इल्तुतमिश के कार्यकाल में। इल्तुतमिश के काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था इल्तुतमिश के काल में। मंगोल प्रथम बार सिंध तट पर देखे गए थे इल्तुतमिश के शासन काल में। मंगोल प्रथम बार सिंध के तट पर देखे गए थे इल्तुतमिश के शासन काल में। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को।
और चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलवन। दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलवन। नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, बलवन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, बलवन। नेक्स्ट, अपनी शक्ति को सामेकित करने के बाद बलवन ने धारण की जिले इलाही की उपाधि। अपनी शक्ति को सामेकित करने के बाद बलवन ने धारण की जिले इलाही की उपाधि। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ कराया बलवन ने। नवरोज को कौन आरंभ करवाया है? बलवन ने। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ कराया था बलवन ने। सुल्तान बलवन का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बलवन ने। नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बलवन ने। और बलवन ने तुर्कन चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था। बलवन ने नियामत खुदाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया और तुर्कन चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। आगे नीचे नोट में लिखा है, नसरुद्दीन महमूद ने उसे उल्गू खां की उपाधि दी थी। बलवन को नसरुद्दीन महमूद ने उल्गू खां की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को उल्गू खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है बलवन ने। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है बलवन ने। अब बलवन के बाद हम देखेंगे खिलजी वंश, यानी गुलाम वंश में दो ही चार कैरेक्टर इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग देखेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश में देखिए, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन जिस सुल्तान के लिए कहा है वो है अलाउद्दीन खिलजी। बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। ये बात कही है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। अलाउद्दीन खिलजी, वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए इसकी मृत्यु हुई थी, वो था जफर खां। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है और रानी पद्मिनी के पति का नाम था राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य था धन प्राप्ति। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य था धन प्राप्ति। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। दिल्ली के वह सुल्तान जिन्होंने फसल का आधा राजस्व के रूप में जमा किया, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के वह सुल्तान जिन्होंने फसल का आधा राजस्व के रूप में जमा करवाया था वो थे अलाउद्दीन खिलजी
और मोहम्मद बिन तुगलक वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू की। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किए अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की पीडीएस शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी तथा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी तथा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा थी रावी नदी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा थी रावी नदी। पहला क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति या सेना अध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति या सेना अध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति या सेना अध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है तुगलक वंश के सुल्तानों ने। सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया तुगलक वंश के सुल्तानों ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। दिल्ली सल्तनत का वह विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर कोही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नामक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही विभाग शुरू किया था। दिल्ली का सुल्तान जिसने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई। दिल्ली का सुल्तान जिसने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा शुरू किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा शुरू किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना क्यों असफल सिद्ध हुई? मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना क्यों असफल सिद्ध हुई? मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। मूर देश, मोरक्को, अफ्रीका
का यात्री इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मूल देश मोरक्को, मोरक्को अफ्रीका में है। का यात्री इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ये होली के त्योहार में भाग लेता था मोहम्मद बिन तुगलक। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, मोहम्मद बिन तुगलक। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सुल्तान किस सुल्तान ने अलग विभाग आरिज स्थापित किया, बलबन ने। किस सुल्तान ने एक अलग विभाग आरिज स्थापित किया, बलबन ने। एक अलग विभाग आरिज स्थापित किया था, बलबन ने। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, अलाउद्दीन ने। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, अलाउद्दीन ने। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, अलाउद्दीन ने। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, अलाउद्दीन ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, फिरोज तुगलक। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, फिरोज तुगलक ने। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, फिरोज तुगलक ने। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, फिरोज तुगलक ने। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, फिरोज तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने।
सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक। हक के सब्र एवं सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक। हक के सब्र अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक। हक के सब्र अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान है? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वह सुल्तान था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था? टोपरा एवं मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था एक खैराती अस्पताल? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था एक खैराती अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में और इसने जो है नसीरुद्दीन महमूद के समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ सैयद वंश का? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ था सैयद वंश का? सैयद वंश का